नमस्कार। भारत के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ होस्ट की भूमिका में लौटा हूँ और मेरे साथ अतिथि के रूप में है पटना वाले आचार्य आनंद कुमार। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आलोक भाई। तो आज तो बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है आनंद जी, और जब तक हम लोग बात करेंगे तब तक लगभग आधा मतदान बीत चुका होगा, आधे से ज्यादा। दर्शक जब तक देखेंगे तब तक शायद मतदान अपने अंतिम चरण की ओर होगा। इसलिए जी हम जी उस पर बात नहीं करेंगे, कितना क्या हुआ, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देनी है। लेकिन मतदान में आज जितने उम्मीदवारों की किस्मत कैद हुई ईवीएम में, एक पैटर्न क्या दिखा? क्योंकि कई जगहों से मतदान के एकदम निरपेक्ष रहने की खबर आ रही है मतदाताओं जी से। जी। कई जगहों पर बहुत धीमा मतदान हो रहा है। तो ये सब तो लगता है कि कुल मिला के लोग निश्चिंत भाव में पड़े हुए हैं कि ठीक है, इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ मंत्रियों के नाम बस बदलेंगे। तो इस भाव में क्या इलेक्शन आ गया है क्या तो इस इस दशा में? भाव में देखिए, इस भाव में इलेक्शन शुरू से था। शुरू से ही हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस बार बिहार को इलेक्शन चढ़ा नहीं, या फिर कुछ और जगहों पर आप देखिएगा तो कुछ और जगहों पर ये बात हो रही थी कि कुछ मजा नहीं आ रहा है बिहार के इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में कुछ बात वैसी नहीं हो पा रही जैसा मतलब उम्मीद की जाती थी। लोग अपेक्षा करते हुए आते हैं कि बिहार का चुनाव है तो कुछ बम बम फूटेंगे, कुछ धूम धड़ाका होगा। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो एक बड़े वर्ग को जो है वो निराशा हुई है। अब क्या है कि बिहार के बाहर के हैं और एक विशेष पार्टी के समर्थक हैं, तो उनको बिहार से विशेष घृणा रहती है। तो ये लोग जो है बिहार के प्रति जो है दुर्भावना जो होती है उनकी, वो इसी प्रतीक्षा में थी कि किसी तरह से बम बम फट जाए, कुछ गोलियां वोलियां चल जाएं। तो एक जब संत दुलार चंद यादव जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उसमें कुछ नौजवानों की बाँछें, अब बाँछें कहाँ होती है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बाँछें खिल गई। अब बाछें खिल गई तो उन लोगों ने प्रयास किया कि इस मुद्दे को उठाया जाए, उड़ाया जाए, भड़काया जाए, फहराया जाए, लहराया जाए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। बिहार की जनता, भाई राजनीति की प्रयोगशाला जिसको कहा जाता है, उस पर इतने आसान प्रयोग करेंगे तो भैया वो क्या असर करेंगे? ये सारे प्रयोग झेलने की तो उनको आदत है। तिलचट्टे वाला हाल है। आपने हिट मार के छोड़ दिया तो दोबारा हिट डालेंगे तो उससे क्या होगा? वो समझेगा कि अच्छा कुछ दारू-वारू पी ली है और मस्त डोलता हुआ जो है वो दिन भर घर में टहलता रहेगा। तो इसी टाइप का कुछ होना है बिहार में। तो फिर बिहार में फिर वही हुआ कि भाई जनता जो थी वो बहुत निष्पक्ष, निरपेक्ष भाव से, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना, कोई भेदभाव नहीं करना, सबको बिल्कुल बराबर की नजर से देखना। तो रैलियों में जब आप भीड़ देखेंगे तो वहीं पे आपको ये नजर आ जाएगा कि रैलियों में भीड़ जो थी वो किसी की रैली में भीड़ कम नहीं थी। मतलब ये नहीं था कि भाजपा बड़ी पार्टी है या कांग्रेस में बहुत पैसा आया है तो इसीलिए चलो कांग्रेस की बुलेट रैली में चले जाएंगे, या मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं तो उनकी रैली में पहुंच जाएंगे, सब लोग दौड़ दौड़ करके पहुंचे जा रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी की रैली में और सिर्फ राहुल गांधी की रैली में ये हुआ था ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे कि तेज प्रताप यादव की रैली में कितने लोग थे, तो अच्छी खासी भीड़ आपको वहां नजर आएगी। जोकी हाट से लेकर के भागलपुर तक की जो रैलियां थी प्रशांत किशोर की, उसमें आप भीड़ देख लीजिए एक बार। जिसने भी देखी होगी वो भीड़, एक बार को तो अगर वो चुनाव में उतरा हुआ कैंडिडेट कोई होगा, उसने अगर वो वीडियो देख लिए होंगे, रील देख लिए होंगे, तो एक बार को तो उसका कलेजा कांप जाएगा कि भैया ये प्रशांत किशोर तो चैलेंज कर रहा है। यही हाल आप देखिए कि तेज प्रताप यादव के अलावा आप देखिए कि चिराग पासवान, उनकी रैलियां देखिए तो वहां भी आपको वही भीड़ दिखेगी। तो ये भीड़ जो थी वो लगातार सबके रैलियों में जाती रही भीड़, सबके रैलियों में भीड़ पहुंचती रही, सबकी रैलियों में लोग पहुंचते रहे। सबको ये लोग कहते रहे बिहारी कि भैया हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हें ही वोट दे रहे हैं, इस बार तो बिल्कुल बदलाव चाहिए ही चाहिए। दूसरी पार्टी वाले जब आए तो कहा कि नहीं नहीं, स्टेटस को बना रहना चाहिए, पुराना वाला जंगल राज जो है उसको नहीं आने दिया जा सकता। तो दोनों पक्षों को जो है वो संतुष्ट रखा है जनता ने। उम्मीद है आप भी वोट दे करके आ गए होंगे, हम भी वोट दे करके आए हैं, और बाहर बूथ, मेरा जो बूथ है वहां हमने भी कुछ लोगों से बात की। हाँ हाँ, ये दिखा देना बहुत जरूरी है कि हमने वोट दिया है, ये आवश्यक है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वोट देने आपसे कह रहे हैं, हम खुद भी वोट डाल करके आए हैं सुबह सुबह। उसके बाद आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जाइए कृपया वोट डाल करके आइए। और पटना के आसपास के हैं आप अगर,
तब तो जरूर डाल के आइए। क्या है कि 2020 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो 2020 के चुनाव में पटना जिले में वोटिंग काफी कम रही थी, 40% के आसपास वोटिंग हुई थी। यहाँ पे जो 3 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में 40% से कम वोटिंग थी। दीघा में भी 40% से कम वोटिंग थी, कुम्भरार में भी 30% से कम वोटिंग थी, और एक और विधानसभा था जहाँ पे 37% या 35% के आसपास वोटिंग थी। नाम अगर याद आता है तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कौन सी थी वो विधानसभा क्षेत्र, कौन सा था। तो ये जो कम वोटिंग की वजह से जो ये समस्या होती है कि एक घटिया कैंडिडेट, अब मान लीजिए कि 40% से भी कम वोटिंग हुई है जैसा पटना का हम बता रहे हैं, तो इन 3 जगहों पर जो 35% 37% की वोटिंग हुई है, 35% और 37% वोटिंग का मतलब होता है कि पहले ही 12 करोड़ जो है वोटर, वो आपके वोटर नहीं है। आपके पास वोटर, एक्चुअल वोटर जो होते हैं वो तो 7.5 करोड़ होते हैं, क्योंकि 40% जो है वो तो 18 से नीचे है। तो ये जो 7.5 करोड़ मतदाता होते हैं, इन 7.5 करोड़ मतदाताओं में से भी सभी मतदान नहीं कर रहे हैं। उसमें से भी 121 मतदान क्षेत्र ही हैं जिन पे अभी चुनाव हो रहा है, बाकी में अगले चरण में होगा। तो अभी बहुत कम मतदान क्षेत्र जो है उन पे मतदान हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी 20 ऐसी जगह हैं जहां पर 2000 वोटों से कम के अंतर पर हार और जीत का फैसला हो गया था। तो हर एक वोट इंपॉर्टेंट है, घर से निकलिए, वोट दे करके आइए। 40% मतदान या 40% से कम मतदान पर अगर कोई जीत जा रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा आदमी विधायक बन रहा है जिसे किसी तरह से उस क्षेत्र का विधायक नहीं होना चाहिए। 60% जनता तुम्हारे लिए वोट करने ही नहीं आई, घर से निकलने को तैयार नहीं है तुम्हारे समर्थन में, और तुम कह रहे हो कि तुम उनके जनप्रतिनिधि हो। झूठ बोल रहे हो। 40% या 50% से जिन जगहों पे कम मतदान हुआ, उन जगहों पर मतदान ही कैंसिल करके दोबारा वोटिंग करवानी चाहिए। अच्छा, वो या तो ढंग से वोटिंग करो और या फिर छोड़ दो, तुम लोग हो इसी ही में नहीं वोट लगे देने के हाथों लायक। एक सवाल, इसी में लगे हाथों एक सवाल ये भी आता है, जनता की इस उदासीनता की क्या वजह है? दो तीन लेयर्स हैं। अरे जी। पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है, पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जो राजनीति आपकी, हालांकि ये घिसा हुआ कौमी मुहावरा है, लेकिन अच्छा मुहावरा है कि जो राजनीति आपकी रोटी को निर्धारित करती है, उस राजनीति में आपकी रुचि क्यों नहीं होनी चाहिए? 60% जनता अगर नहीं जा रही है, वो इतनी उदासीन है, तो इसका मतलब है कि उसका इस व्यवस्था में ही यकीन नहीं है। तो जब व्यवस्था में यकीन नहीं है, तो फिर आप और हम घूम फिर कर वही आएंगे कि ये लोकतंत्र के बदले भीड़ तंत्र है। लेकिन वही जनता इतनी अपने अधिकारों के प्रति सचेत है आज के डिजिटल युग में कि वो एक एक सरकारी योजना के बारे में जानती है, उसका लाभ उठाती है, सब कुछ करती है। लेकिन वोट देने के वक्त क्या हो जाता है? आज की जनता बहुत जागरूक है। एंडी ब्रो, आप नहीं, जो इस इसमें बात को इसमें 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 भी देखिए, इसमें अगर आप एक बार आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े देखते ही आपको जो है वो चौंका देने वाली चीजें जो है वो नजर आने लगेंगी। ये जो सिंपल सा, आप अगर आप ये देख लेना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक समुदाय विशेष जो है उसकी आबादी कहीं पर भी है जो 20% से ऊपर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन लाभार्थी जो देखिएगा कि आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी कौन है, तो 33% उसी समुदाय विशेष के हो जाते हैं। तो वो जो 33% लेकर के गए सरकारी योजना का लाभ, 20% होने के बावजूद वो 33% वोट देने आए या नहीं देने आए, या आपके विपक्ष में देकर के चले गए, कौन जानता है। कहने के लिए तो भाई वोटिंग के बाद कोई भी कह सकता है कि हम कह सकते हैं कि हम फलानी पार्टी को वोट देकर के आए। दिया है उस पार्टी को वोट या नहीं दिया, ये तो सिर्फ हम जानते हैं ना। वो बटन दबाते समय जो पर्ची निकलती है ईवीएम से, वो सिर्फ मैंने देखी थी और तो किसी ने देखी ही नहीं है। तो झूठ तो ये बात बोला जा सकता है कि हाँ भाई इसी को वोट दिया था। तो अब ये करना है या फिर सचमुच जो है कोई परिवर्तन जो है उसमें आपका भी कोई योगदान हो, ये देखना है, ये तो जनता को ही तय करना पड़ेगा ना। ये चीज आम आदमी को ही सोचनी, देखिए शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे आम आदमी ये चीज सोचने और समझने लगा है कि एक विधायक होने का मतलब क्या होता है, एक जो लोकल काउंसलर होता है, म्युनिसिपैलिटी का जो मेयर वगैरह होता है, उसमें क्या अंतर होता है और एक सांसद में क्या अंतर होता है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक जो भारत में चल रही है बहुत ही धीमी है। अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि आपका विधायक आपकी सड़कें और आपकी नाली बनवाने के लिए नहीं है,
आपके विधायक ने कृषि से जुड़े हुए वो फैसले लिए थे जिनके हिसाब से ये तय होता है कि बाजार में आलू बिकेगा या फिर कहीं और जाके आलू बिकेगा। इस चीज के लिए हमेशा एक बात को याद रखिए, बिहार राजनीति के प्रयोगशाला कहा जाता है। तो एक दौर यहाँ पर ऐसा भी था जब 5 साल में ही 9 मुख्यमंत्री, 9 सरकारें बदली थी। तो वो जो दौर था, उस दौर में 5 दिन के एक मुख्यमंत्री रहे थे, सतीश बाबू। तो ये जो सतीश बाबू 5 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक कर पाए थे। उस कैबिनेट की बैठक में इन्होंने फैसला लिया था कि आलू जो है उसे किसान अब मंडी में ही बेचे, ये मजबूरी नहीं रहेगी, बाहर भी वो आलू बेच सकेगा। तो वो जो आलू बेचने का एक फैसला था, उस 5 दिन के मुख्यमंत्री के इस आलू बेचने के एक फैसले का नतीजा ये हुआ कि आप आज जो आलू की खेती देखते हैं, वो पुराने जमाने की आलू की खेती से बिल्कुल अलग है। बड़ा वाला जो आलू होता है वो सीधे सीधे खेत से सीधे निकल करके चिप्स बनाने के लिए पेप्सिको और बाकी जो फैक्ट्रियां होती है उनके पास चला जाता है, क्योंकि किसान उनकी ही कंपनी से बीज लेता है, उनकी कंपनी से एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह खेती कर रहा है। और उसके बाद जो बचे हुए छोटे आलू होते हैं, जो उस जाली से नीचे गिर गए होते हैं, टपक गए होते हैं, उस आलू को लेकर के वो मंडी में जाता है बेचने के लिए। तो आलू बेचने भर में अगर आप देखेंगे तो ये जो किसान आलू 2 बार बेच रहा है, एक बार उसने बड़ी फैक्ट्रियों को बेची, पेप्सिको वगैरह को बेची, जिससे कि वो चिप्स बनेगा, और उसके बाद वो आलू को लेकर के मंडी में आता है और मंडी में फिर से बेचता है बचे हुए आलू को, सेकंड ग्रेड आलू को, थर्ड ग्रेड आलू को, ताकि आपके घर में सब्जी बन सके। तो ये जो चीज होने लगी है बिहार में या फिर कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, ये सिर्फ उस एक फैसले का नतीजा था। विशेषकर बिहार पर जोर देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बिहार से ही कृषि में इस किस्म के बदलाव जो थे वो शुरू हुए थे। जो कृषि कानून जो अभी हाल में आपने वापस लिए जाते देखे दिल्ली में, जिसके लिए बहुत हिंसा भड़काई थी आढ़तियों और जमींदारों ने, और उसके बाद काफी कुछ दंगा फसाद करने के बाद जो है सरकार ने उस 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। वो कृषि कानून लगभग बिल्कुल वैसे के वैसे अक्षरश बिहार में 12 साल से लागू है, कम से कम, और कोई नुकसान नहीं हो रहा किसानों को उससे, बल्कि उल्टा फायदा ही हो रहा है। जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव अब शुरू हुए हैं। चीनी मिल जो थी वो सरकार, पिछली सरकार ने बंद करवा दी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज उसकी जगह पे चावल के मिल, राइस मिल जो जिसको कहते हैं, वो जो खुलने शुरू हो गए हैं, वो तो इसी फैसले का नतीजा है ना, जो कृषि कानून बदल गए। तो ये कानून जो बदलते हैं, ये वो विधायक बनाता है। आपको समझना होगा कि सड़क और नाली जैसी तात्कालिक जो सुविधाएं या असुविधाएं हैं, उससे आपकी आने वाली पीढ़ियों पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आलू बेचने का फैसला था, इस आलू बेचने के फैसले से तो अभी तक पे असर पड़ रहा है। उसकी किसान की कमाई पर लगातार असर हुआ। कोई फैक्ट्री खुलेगी चिप्स की, पेप्सी की, पेप्सिको की, लेज की, या नहीं खुलेगी? ये फैक्ट्री यहाँ जो बिहार में अगर लग रही है या बन रही है, तो वो इसलिए बन सकती है क्योंकि बरसों पहले कभी उसने आलू बेचने की इजाजत दे दी थी। आपके राज्य में किसान को ये परमिशन ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाकर के सीधे जो है खेत से फसल को जो है उठा करके किसी कंपनी को बेच दे। उसको मंडी के जरिए ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपके यहाँ पे आलू की फैक्ट्री नहीं लगती है। तो ये अंतर है। आलू की खेती में आप गुजरात में देख लीजिए, तो पंजाब में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आपको दिखेगा। तो इसीलिए माना जाए कि मधुबनी में जो अदानी कंपनी का बहुत बड़ा बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि बिहार को भी बेच दिया गया अदानी को। बिहार को भी बेच दिया गया अदानी को। ये देखिए, इसमें जो है ना, जनता जो है वो आंख पे टीन का चश्मा, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, वो टीन का चश्मा जो होता है वो लगा करके बैठी होती है, इसलिए उसको नजर नहीं आता। अदरवाइज उसको नजर आएगा। अपने मोहल्ले में कहीं से भी गुजरते समय ये जो अचानक आपको मुर्गे मुर्गियों की दुकानें दिखने लगी है इतनी सारी, ये क्यों दिखने लगी हैं? आप कहेंगे कि भैया पशुपालन, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये तो किसान का काम है, तो किसान कर रहा होगा। एक बार जाकर के जैसे ही चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बकायदा रिलायंस जैसी कंपनियां जो हैं, उनका एग्री बिजनेस का जो विंग होता है, उस एग्री बिजनेस के विंग के जरिए फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह 2-4-5 लाख रुपए दे करके एक किसान बताता है कि मेरे पास इतनी जमीन है, इतने पैसे हैं,
ये लो पैसे और तुम आकर के यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म लगा जाओ। अब वहां पे वो पोल्ट्री फार्म लगा जाती है कंपनी, उस पोल्ट्री फार्म को चलाने का पूरा जिम्मा जो है वो उस किसान का है, लेकिन उस पोल्ट्री फार्म में कहाँ से मुर्गियां खरीद के लाई जाएंगी ये वो कंपनी तय करती है। वो मुर्गियां कितने कीमत पे बेची जाएंगी कंपनी तय करती है। कितने दिन बाद बेची जाएंगी, 40 दिन बाद बेची जाएंगी या 120 दिन बाद बेची जाएंगी, कंपनी तय करती है। सब कुछ कंपनी तय करती है। आप सिर्फ वहां पे किसान जो होता है वो वहां पे एक समझ लीजिए केयर टेकर की तरह वहां पे खड़ा रहता है, दरबान की तरह। चलिए ठीक है, दरबान की तरह किसान खड़ा रहता है। ये मॉडल किसान मुर्गी पालन में इस्तेमाल हो रहा है, यही मॉडल मछली पालन में शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है ठीक है, बस। ठीक ठीक है, है, ये ये मोदी जी का जो आया था ना अभी सारा मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं, निषाद समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू कर दी थी। और इसकी तुलना में आप देखेंगे तो बिहार में और क्या हुआ है कि जो निषादों की पार्टी होती है, सन ऑफ मल्लाह जो बताते हैं अपने को, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, उस पार्टी के जो मुखिया थे उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने अपने भाई की टिकट काट के एक मोहम्मदन कैंडिडेट को दे दिया है। तो इसकी वजह से बिल्कुल इन चुनाव के टाइम पर जो हवा बदली, उस हवा बदलने में एक हवा ये बदली थी कि अब कहा जाने लगा था कि मल्लाह से ज्यादा अल्लाह को वोट दिया जा रहा है या अल्लाह को तरजीह दी जा रही है, आरजेडी वाले और वीआईपी वाले ऐसा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वोटिंग पर कुछ असर पड़ा था। तो ये एक पोलराइजेशन जो था, नया वाला पोलराइजेशन, कल दिन भर और कल रात भर चला है। आज दिन भर इसका कितना परिणाम रहता है देखते हैं। नहीं, इसके लिए तो खैर वीआईपी के मुखिया की बड़ी भर्त्सना भी हुई, धिक्कारा भी गया और उनको सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर कि मुल्ला के लिए अपने भाई को छोड़ दिया, और ये सब तरह की भाषा में उनको बहुत कुछ किया गया। लेकिन अभी आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पहले चरण का मतदान मान लिया जाए कि लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक प्रश्न, और यही कंक्लूडिंग रिमार्क होगा आपका, कि क्या बिहारी जनता ने इसी फेज में तय कर दिया कि भाई स्टेटस को मेंटेन रखिए और चलिए जाइए मौज कीजिए, मतलब इसी में निश्चिंतता का भाव ला दिया है? देखिए वो जो घूम रहे थे ना जितने फील्ड में विधायक बनने की आस में, उन सबको फील्ड में घूमते घूमते ही अंदाजा हो जाता है। जैसे ही वो उम्मीदवार जो होता है ना, वो आंख में आंख डालता है ना जब वोटर के, तो उसको पता चल जाता है कि ये वोटर मेरा है वोट या नहीं है। तो भले ही वो वोटर कितना भी कह रहा हो कि अरे हम तो राष्ट्रवाद के पक्ष में वोट देंगे जी, अरे हम तो संविधान को बचाने के लिए वोट देंगे जी, लेकिन दोनों केसेस में पता होता है लोगों को कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो विधायक जी जो थे या विधायक बनने के उम्मीदवार जी जो थे, उनको तो पहले से पता था ही, जनता को भी पता था, क्योंकि मोहल्ले में जो मूड होता है ना, मोर और लेस पूरी जनता का मूड वही होता है या वैसा ही होता है। और कोई भी आदमी सिर्फ अपने मोहल्ले में तो रहता नहीं है। आप काम के लिए जाएंगे तो किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी दफ्तर में जाएंगे, दूसरा मोहल्ला है। किसी से मिलने जाएंगे, कहीं बैठेंगे तो वहां चार और दूसरे लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे मोहल्लों के हैं। तो अंदाजा सबको होता है कि इस बार चुनाव में क्या हो रहा है। तो इस बार चुनाव में आप मान के चलिए कि मिडिल क्लास वोटर आंख बंद करके पुराने पैटर्न को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि जैसे सड़कें भाई बन गई हैं, एटलीस्ट अब इनके ऊपर रिपेयर का काम शुरू हो। ऐसा ना हो कि भैया जो सड़कें बनी थी वो फिर से वापस जो है वो गड्ढे में चली जाए। जो बिजली आ गई है, कम से कम उसका बिल वगैरह दुरुस्त होने का काम जो होता है वो अब शुरू हो। ऐसा ना हो कि पहले जो बिजली आई भी थी उस पे भी जो है पता चला कि खंबा यहीं रह गया और तार काट के चोर लोग जो है वो ले जा करके बेच करके रेडी हो गए। जी हाँ, बिजली के तार चुरा के बेच दिए जाते थे लालू के जंगल राज में, बता दें। और इसकी गवाही देने वाले आपको हर गांव में मिल जाएंगे। हर गांव का आदमी बता देगा कि उसके गांव में जब बिजली लगी थी तो उस पे खंबे पर से बिजली का तार कोई चुरा करके ले गया था। और गांव में सबको ये पता होता है कि चोरी की किसने है, क्योंकि गांव में सब लोग सबको जानते रहते हैं, तो अंदाजा लगाना भी बहुत आसान होता है। और किसके घर में उसके बाद मुर्गा भात बन रहा था ये भी सब लोगों ने देखा होता है, इसीलिए बहुत आसानी से अंदाजा लग जाता है। तो पता होता है कि कौन सा था जो कि चुरा करके तार ले गया था, और वो हरा गमछा टांग करके किस पार्टी के लिए वोट मांग रहा था इस बार चुनाव में, ये भी लोगों ने देख रखा है। तो
बहुत ही निश्चिंत होकर के लोगों ने वोट दिया है। मतलब यहाँ तो हम जो सुन करके आ गए हैं, लेकिन अभी उस वाक्य को यहाँ दोहरा देना जो है वो उचित नहीं होगा, इसीलिए वो वाक्य हम जाने देते हैं। लेकिन अभी हम बूथ पर लोगों को बोलते हुए जो सुन करके आ गए हैं, उस डायलॉग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा अश्लील हो जाएगा बस, तो अभी जाने नहीं दिया जाए, नहीं, उसको डायलॉग को छोड़ दिया जाए, लेकिन जाने दिया जाए। कई सारी चीजें हैं जिनसे ये निष्कर्ष निकलता है दर्शकों श्रोताओं की बिहार में यथास्थिति बनाए रखने में जनता का पूरा मूड बन चुका है। हाँ, इससे कहीं ये ना हो, वैसे चुनाव परिणाम कमोबेश आज ही तय हो जाएंगे। हर एक पार्टी दावा करेगी, हर एक गठबंधन दावा करेगा, लेकिन जो लोग नजर रखे हुए हैं लंबे समय से जनता के बीच हैं, उनको ये पता है कि बिहार में मोर और लेस यथास्थिति बनी रहने वाली है। बहुत अधिक परिवर्तन के झटकों के लिए, और जैसा मैंने 2-3 बार कहा है कि चुनाव का असली मजा दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार के गठन के बाद होगा। उसके बाद असली खेल राजनीति का शुरू होगा। दिखेगी तो कि किसने इंतजार खींची, कैसे जुगाड़ लगाया गया अपने मंत्री बन जाने का किसी और को गिरा करके, तो वो राजनीति जो है ना, मजेदार वाली राजनीति, वो चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। तो इसलिए तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आप लोगों से फिर चलते चलते वही प्रार्थना। आप लोगों ने प्रारब्ध को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज इसकी संख्या बढ़ाते रहिए, हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। इसके साथ ही अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त होगी हम लोग किस विषय पर और किस अतिथि के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल दीजिए विदा। जय श्री राम। जय श्री राम।